अंडरग्राउंड मटन शॉप। राजापुर नामक गांव में किशन नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। उसका एक अंडरग्राउंड का मटन शॉप था। वह मटन बहुत सस्ते दाम में बेचा करता था, क्योंकि वह मरे हुए बकरियों का मांस बेचा करता था। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग मटन बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है इसलिए उसी के पास से खरीदा करते थे। एक दिन एक कस्टमर आता है और कहता है, किशन जी, मुझे 1 किलो मटन चाहिए। आप अपने अंडरग्राउंड मटन शॉप से लाकर मुझे दीजिए। इस गांव में आपके अलावा कोई और इतने सस्ते दाम में नहीं देता। इसका कारण क्या है? आप इतनी सस्ती भाव में मटन क्यों बेचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बाकी व्यापारियों की तरह मुझे लाभ कमाने का लालच नहीं है। कस्टमर को मैं भगवान स्वरूप मानता हूँ और मैं उन्हें धोखा नहीं देता। उनको खुश रखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। आजकल की दुनिया में आप जैसे अच्छे व्यापारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लाभ के बारे में ना सोचकर कस्टमर के सुविधा के अनुसार व्यापार करना आपको ही आता है। ठीक है साहब, अभी चलता हूँ। आप और आपकी मटन शॉप हमेशा सलामत रहे। इस तरह कस्टमर के जाने के बाद किशन अपने मन में सोचता है, हाँ ठीक है, यह कस्टमर की बातें है। सस्ते भाव में मिल रहा है इसलिए खरीद रहे हैं, लेकिन माल कैसा है कोई नहीं देख रहा। पागल लोग, मरे हुए बकरियों का मांस बेच रहा हूँ। अगर यह बात जानेंगे तो उल्टियाँ कर करके मर जाएंगे। मैं और मेरा व्यापार हमेशा सलामत रहे, ऐसे दुआ भी देकर जाते हैं। अगर मैंने ज्यादा भाव बढ़ा दिया ना, यही लोग मुझे डांटते हुए आएंगे। बेकार कहीं के। तभी उसी शाम राजा जी नाम का एक कस्टमर किशन की दुकान में आता है। उसे देखकर किशन अपने मन में सोचता है, अरे अब क्या करूं? मटन तो खत्म हो गया। अब यह पूछेगा तो क्या दूंगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इसे कुत्ते का मांस दे देता हूँ। किशन जी, मुझे 1 किलो मटन दीजिए ना। आपके यहाँ पे मटन बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं हमेशा आपके पास से ही मटन लेकर जाता हूँ। अरे अभी मटन खत्म हो गया है साहब, आप कल सुबह ही आ जाइए, अच्छा मटन दूंगा। अरे किशन जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं उनको मटन खिलाने का वादा कर चुका हूँ और आप मटन नहीं कह रहे हो। आप कैसे भी करके मुझे मटन दीजिए ना, नहीं तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं इसलिए मेरे लिए एक किलो मटन निकाल कर रखा था, वही ले जाइए। वाह वाह किशन जी, यही तो आपकी अच्छाई है। जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। इस तरह किशन राजा जी को कुत्ते का मांस दे देता है। उसके अगले दिन राजा जी को उल्टियाँ शुरू हो जाती है और उसकी बात भी बंद हो जाती है। वो कुत्ते की तरह भौ भौ करके चिल्लाने लगता है। इस बात की राजा जी पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, कौन हो आप? आपकी क्या कंप्लेंट है? आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं? राजा जी कहते हैं, कौन हो आप? कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? इंसान की तरह बातें करो ना। क्या ही ये मजाक? अरे ये क्या मजाक है? पुलिस स्टेशन को आकर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो आप? कांस्टेबल, तुरंत इसे लॉकअप में डाल दो और इसकी धुलाई कर दो, तब जाकर इसकी पोल खुलेगी। पुलिस की यह बातें सुनकर राजा जी डर जाते हैं और हाथ जोड़कर पेपर और पेन लेकर उस पर अपना नाम और उसके साथ जो भी धोखा हुआ है उस पेपर पर लिखकर कंप्लेंट कर देता है। पुलिस राजा जी को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और अपना भेष बदल कर किशन के शॉप में कस्टमर की तरह जाकर 1 किलो मटन लेकर आते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। तब यह साबित हो जाता है कि वह कुत्ते का मांस था। तुरंत ही किशन को अरेस्ट कर लेते हैं। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, हैं? अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने, वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहां के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है। मटन वाला सक्सेस स्टोरी। कुशल नगर नामक गांव में जाफर नामक एक व्यक्ति रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, जिस कारण वो बेकार ना रहे इसलिए एक मटन शॉप में काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक वो मटन बेचते रहता था, फिर भी शॉप का ओनर उसे ठीक से पैसे नहीं देता था। जाफर कहता है, साहब, ये रहे आज के व्यापार के पैसे, लीजिए। अच्छा, लाओ इधर। साहब, मेरा इस हफ्ते का पैसा बाकी है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, मुझे कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, देखेंगे। मेरे पास भी कुछ पैसे बचे नहीं है, अभी जाओ तुम यहाँ से। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो आप? मैंने मालिक से पैसे देने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो मेरे मेहनत के बराबर पैसे नहीं दे रहा और इतने कम पैसों में मैं घर कैसे चलाऊं, समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद ही अपना मटन शॉप रख सकते हो ना। अपना मटन शॉप? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मटन शॉप रखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों के बगैर मटन शॉप कैसे रखेंगे? मैंने आपसे छुपाकर 2 बकरी के बच्चों को पाला था, वे अब बड़े हो गए हैं, उनसे आप मटन शॉप आरंभ कीजिए। इस तरह जाफर अपनी पत्नी के दिए हुए बकरियों से मटन शॉप ओपन करता है। कम लाभ आने पर भी बराबर के रेट में
किसी से धोखा ना करके बहुत अच्छे क्वालिटी का मटन वो बेचता है। इससे बहुत सारे लोग दूसरे मटन शॉप पर ना जाकर जाफर के पास से ही मटन ले जाते थे। इस तरह बहुत कम समय में ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वो पैसों को बचाकर अपनी पत्नी की एक अच्छी आइडिया से होटल को स्टार्ट करता है और वहाँ पर मटन करी, मटन फ्राई, मटन बिरयानी, मटन सूप, मटन का अचार बनाकर बेचते रहता है। इस तरह अपने मटन शॉप पर आए लोगों को अपने होटल के बारे में बताते हुए उसके हाथ का स्वाद को भी वो चखाता रहता है। इस तरह जाफर मटन शॉप और जाफर होटल सभी लोगों का फेवरेट और फेमस होटल बन जाता है। जाफर बहुत अच्छा पैसा कमाता है और इस तरह उसके जैसे लोगों का आदर्श बन जाता है। गर्भवती बकरी लालची मटन वाला। ट्रेन के पटरी पर एक गर्भवती बकरी फंसी हुई थी। ट्रेन आने ही वाली थी कि तभी सोहन उस बकरी को बचा लेता है और वो बकरी सोहन के साथ उसके घर चली जाती है। पर आखिर एक गर्भवती बकरी ऐसे कैसे ट्रेन के पटरी के बीच में फंस गई? आइए देखते हैं इस कहानी से। दरअसल सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सीताराम नाम का एक मटन वाला रहता था। सीताराम बहुत ही लालची इंसान था। गांव में बकरी को वो पालता था और बाद में उन्हीं बकरी को काट कर उनका मटन बेचता था। पर सीताराम अपनी बकरियों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कोई बकरी अगर बीमार हो जाए तो उसे दवा देने के बजाय वो उसे जंगल में छोड़ देता था या फिर जल्दी से उसे काट कर उसका मटन बेचता था। सीताराम के पास शालू नाम की ऐसी ही एक और बकरी थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो कुछ खा पी नहीं रही थी। तब सीताराम कहता है, अरे शालू को क्या हो गया? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं? ये बकरियां भी ना बड़े नखरे करने लगी है। तभी ये बात एक बकरी सुन लेती है और शालू से कहती है, अरे ये सीताराम बहुत लालची है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला। अगर उसे पता चला कि तुम गर्भवती हो तो वो तुम्हें पहले काट देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ऐसे तो मेरा बच्चा जन्म से पहले ही मर जाएगा। अभी तक तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं। तो फिर ठीक होने का नाटक कर, जितना हो सके। बाद में उसे पता ही चल जाएगा, तब की तब फिर देखते हैं। हाँ री, सही कह रही हो तुम। मेरे आने वाले बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे ठीक होने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। शालू बहुत ही कोशिश करके खुद को और अपने आने वाले बच्चे को उस लालची मटन वाले से बचाने लगती है। पर एक दिन जब सीताराम बकरियां चराने जंगल जा रहा था, तब शालू ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो सब बकरियों में पीछे रह जा रही थी। तभी एक बकरी शालू से कहती है, अरे क्या कर रही हो? इस लालची सीताराम को पता चल जाएगा। पर पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है। शालू पीछे पीछे आती रहती है। शालू को कमजोर देख सीताराम को कुछ गड़बड़ लगती है। बकरियां चराने के बाद जब वो घर आता है, तब सीताराम शालू को दवा खाने लेकर जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद डॉक्टर उसे कहता है, अरे सीताराम, तुम्हारी बकरी शालू तो गर्भवती है, पर यह बहुत कमजोर हो गई है। इसे ये दवाई देनी पड़ेगी। ये लो। डॉक्टर सीताराम को एक कागज पर दवाई लिखकर देता है। सीताराम वो दवाइयों का कागज देखकर कहता है, अरे ये क्या नई मुसीबत आई है? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो इन बकरियों पर खर्च करूं? मैं इस शालू को अभी के अभी जंगल छोड़ देता हूँ। सीताराम शालू को लेकर जंगल की तरफ जाता है। शालू समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तब वो रोते रोते सीताराम से कहती है, मालिक, मुझे इस जंगल मत छोड़िए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे के आने तक मुझे अपने पास रखिए। बाद में मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। और तब तक क्या मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करूं? यही ना? मुझे नहीं करनी तुम्हारी सेवा। चल निकल अब। सीताराम शालू को जंगल में छोड़ देता है, पर शालू उसके पीछे पीछे ही आती रहती है। तब सीताराम शालू को अपने पीछे देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, अरे तू मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सीताराम एक लकड़ी उठाता है और शालू को मारने लगता है।
शालू मैं करके रोती रहती है, पर उस लालची सीताराम को उस पर दया नहीं आती। अभी अगर मेरे पीछे आई ना तो तुझे काट के तेरा मटन बेच दूंगा मैं, समझी? शालू डर के मारे वही खड़ी रोती रहती है। सीताराम वहां से घर चला जाता है। बेचारी शालू इधर उधर भटकती रहती है और अपने लिए एक जगह की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास जाने के लिए उसे रेल की पटरी क्रॉस करनी पड़ रही थी। तभी शालू पटरी के ऊपर से उस पेड़ के तरफ जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर पटरी में फंस जाता है। शालू बहुत कोशिश करती है, पर उसका पैर पटरी से निकलता ही नहीं। तभी शालू को ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? पहले मालिक और अब ये ट्रेन। क्या तुमने ठान ही लिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को मारोगे? अब कौन मेरी मदद करेगा? हे भगवान। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तभी ट्रेन नजदीक आती रहती है कि सोहन नाम का एक आदमी वहां पर आता है और शालू का पैर उस पटरी से निकल ही जाता है। तब शालू सोहन से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे तुम क्या गर्भवती हो? फिर ऐसे यहाँ क्यों घूम रही हो? ये अच्छा नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो क्या हो जाता? हाँ पता है मुझे, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। पेड़ के छांव में जाना चाहती थी, पर पैर पटरी में फंस गया। कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तुम सही सलामत तो हो ना अभी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास छोड़ देता हूँ, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना मेरे मालिक के पास। इस तरह शालू सोहन को सारी बातें बता देती है। सोहन को सीताराम पर बहुत गुस्सा आता है। वो शालू को अपने साथ घर ले जाता है। शालू को देखकर सोहन के घर में सब खुश हो जाते हैं। वो शालू की बहुत देखभाल करता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और शालू एक बच्चे को जन्म देती है। शालू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोहन से कहती है, आज बस तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे का मुंह देख पा रही हूँ। शालू भी उस दिन से ज्यादा दूध देने लगती है। सोहन भी गांव में बकरी का दूध बेचने लगता है। लेकिन जब ये बात सीताराम को पता चलती है तो सीताराम सोहन के घर आता है और वो सोचता है, अरे ये तो मेरी शालू है, ये मेरी बकरी है और सोहन यहाँ मस्त फ्री में बकरी का दूध बेच रहा है। मैं तो मेरी बकरी और उसका बच्चा जरूर वापस ले जाऊंगा और उसे काट कर मटन बेचूंगा। सीताराम ऐसे सोचकर सोहन के पास जाता है और उसे अपनी बकरी वापस मांगता है। सोहन कहता है, क्या कहा? तुम्हारी बकरी? क्या तुम्हारा इस पर नाम लिखा है? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कितना लालची हो। खबरदार मेरी बकरी को छुआ भी तो। सीताराम सोहन की एक भी बात नहीं सुनता और शालू को पकड़ने जाता है। तब शालू बड़ी हिम्मत करके सीताराम के ऊपर ही अपने सींगों से धक्का देती है। तब सीताराम डर के मारे वहां से चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। शालू और उसका बच्चा सोहन के साथ ही खुश रहने लगता है। विशाल बकरी लालची मटन वाली। सीतापुर नाम के गांव में छाया नाम की मटन वाली रहती थी। गांव में उसका ही एक मटन का शॉप था, पर छाया बहुत ही कंजूस और लालची थी और उसी के साथ साथ मुंहफट भी। गांव में एक ही मटन की दुकान होने की वजह से छाया ज्यादा दाम में मटन बेचती थी और उसी के साथ रात में गांव के घरों से बकरियां भी चुराती थी। एक बार छाया ने माया नाम के औरत के घर से एक बकरी चुरा ली। अरे ओ छाया, मटन को बेचने के साथ साथ ये बड़ा अच्छा धंधा शुरू किया है तुमने, बकरी चुराने का। अरे ओ माया, जरा तमीज से बात कर मुझसे। मैं क्या तुम्हें चोर दिखाई दे रही हूँ जो मुझ पर ये झूठा आरोप कर रही है? फिर नहीं तो क्या, एक रात में मेरी मुर्गी और कौन चुरा सकता है तेरे सिवा? तू ही बड़ी कंजूस और लालची है। मुझे तो तुम पर ही शक है। मुझे देखनी है तेरी सारी बकरियां अभी के अभी। माया छाया की सारी बकरियां देखती है। छाया के घर की तलाशी भी वो करती है, पर उसे उसकी बकरी दिखाई नहीं देती। पर एक बकरी का रंग कुछ अजीब रहता है। तब माया उसे कहती है, क्यूरी छाया, इन सब बकरियों में ये तेरी एक बकरी का रंग क्यों अजीब है?
मैंने तो कभी ऐसे रंग की बकरी नहीं देखी। वो इम्पोर्टेड है, समझे? चल अब हो गई ना तेरी तसल्ली। तेरी बकरी मैंने नहीं चुराई, तो अब ज्यादा बात मत कर और जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। माया वहां से चली जाती है। दरअसल छाया जब भी गांव की कोई भी बकरी चुराती थी तो वो उसका रंग बदल के रखती थी ताकि कोई भी अपनी बकरी पहचान न पाए। ऐसे ही माया के साथ भी हुआ था। इस तरह से वो छाया पैसे कमाने लगी। मटन तोलने के वक्त भी छाया हमेशा गड़बड़ करती थी। गांव के लोगों को तो ये बात समझ आ जाती थी, पर कोई भी कुछ नहीं कहता था। छाया इतनी मुंहफट थी कि कोई भी उसके मुंह ही नहीं लगता था। ऐसे ही एक बार की बात है, माया के पति जय छाया की दुकान जाते हैं और वो कहते हैं, छाया जी, हमारे यहाँ कल दावत है। दावत के लिए 100 किलो मटन चाहिए। उसके लिए बड़ा अच्छा मटन चाहिए हमें। हाँ हाँ जरूर, 1 ही किलो वाली विशाल बकरी भेजती हूँ, पर कुछ एडवांस दे दो। जय छाया को एडवांस में कुछ रुपए देता है और वहां से चला जाता है। तब छाया सोचती है, माया के घर में दावत? मेरे घर की तलाशी ली थी ना उसने, अब सिखाती हूँ उसे मजा। मुझसे पंगा लिया था ना उसने। दूसरे दिन छाया कुछ बलून वाली बकरी लाती है और उसमें हवा भर के उसे एक विशाल बकरी बनाती है और वो बलून की विशाल बकरी माया के घर भेज देती है और अपना सारा पैसा 100 किलो के हिसाब से लेती है। उधर जय दावत के लिए बकरी काटने जाता है तो धप करके आवाज होकर बलून फूट जाता है। ये सारी बात माया को समझ आती है। तब जय कहता है, अरे माया, ये देखो छाया ने कैसी नकली बकरी दी है। मैं अभी छाया से बात करके आता हूँ। अरे रुक जाइए, वो अपनी बातों से आपको ही घुमा देंगी। उससे बात करके कोई मतलब नहीं। ये छाया भी ना बहुत लालची होती जा रही है। अब तो उसने नकली बकरी भी बेचना शुरू कर दिया। उसे तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर माया छाया को सबक सिखाने के लिए प्लान करने लगती है। माया उसी बलून वाली बकरियों का सहारा लेती है और उन्हें लेकर छाया के घर जाती है और बकरियों की आवाज निकालकर उसे जगाती है। तब छाया की नींद टूट जाती है और वो घर के बाहर आकर कहती है, अरे अरे कौन है जो आधी रात को परेशान कर रहा है? तब एक विशाल बकरी छाया के सामने आती है और वो कहती है, मुझे नहीं पहचाना, मैं बकरी का भूत हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। गांव के लोगों को भी फंसा फंसा कर पैसे कमा रही हो। अब तुम्हारा बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें खाने आई हूँ। और वो घर के बाहर आकर कहती है, अरे अरे कौन है जो आधी रात को परेशान कर रहा है? तब एक विशाल बकरी छाया के सामने आती है और वो कहती है, मुझे नहीं पहचाना, मैं बकरी का भूत हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। गांव के लोगों को भी फंसा फंसा कर पैसे कमा रही हो। अब तुम्हारा बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें खाने आई हूँ। बलून की बकरी हवा में उड़ने लगती है। उसके पास आकर उसे डराने लगती है। हवा में उड़ने वाली और बातें करने वाली बकरी देखकर छाया भी बहुत डर जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, पर मुझे मत मारो। ठीक है, आज तक जिसकी भी घर से बकरी चोरी की थी ना, उन सब को लौटा दो और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर बाद में ऐसा और से किया ना, तब तो मैं तुम्हें जरूर खा लूंगी। छाया के ऐसे कहते ही सारी बकरियां गायब हो जाती हैं। छाया राहत की सांस लेती है और सवेरे होते ही चोरी की हुई बकरियां वापस लौटा देती है। माया के घर भी बकरी देने जाती है। मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारी बकरी, मैंने ही चुराई थी। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही बेईमानी, नहीं तो वो बकरी का भूत मुझे मार देगा। क्या कहा? बकरी का भूत? अरे छोड़ो छोड़ो, मैं चलती हूँ। इस तरह छाया वहां से चली जाती है
और माया मन ही मन में हंसने लगती है। पर उसके ऐसे करने से छाया सच में सुधर जाती है और अपने मटन बेचने का काम वो ईमानदारी से करने लगती है। अंडरग्राउंड बकरी थीफ। सुंदर एक चोर था। उसकी चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन सब मिलकर सुंदर को मार मार कर उस गांव से भगा देते हैं। तब सुंदर एक नए गांव में जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। सुंदर उस गांव में घूमता है, तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव से ज्यादातर घरों में बकरियां पाली जा रही है। इन बकरियों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, पर अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा और ना ही ये गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा। तब सुंदर अपना प्लान कामयाब करने के लिए और किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें अपनी झूठी कहानी बताने लगता है। सरपंच जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जमींदार ने मेरा घर मुझसे हड़प लिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सरपंच जी, मैं इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अनाथ गरीब पर दया करे। तब सुंदर बोलते बोलते झूठे आंसू भी निकालता है। उसकी झूठी कहानी पर सरपंच विश्वास करते हैं और उसे गांव में रहने की इजाजत देते हैं। सुंदर एक किराए के घर में रहने लगता है। वो आसपास पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनका भी मन जीत लेता है। तभी एक दिन रात में सुंदर गांव से कुछ बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें घर के आंगन के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां चोरी होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी 2 बकरियां गायब है। मैं तो आज उन्हें बेचने वाला था। ये क्या हो गया? अब मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ भाई, मेरी भी बकरी गायब है। लगता है कोई बकरी चोर घुस आया है गांव में। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुंदर आता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी अपनी बकरियों का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सुना है पास के जंगल में 2-4 शेर घूम रहे हैं। लगता है उन्होंने बकरियों का शिकार किया होगा। सुंदर खुद चोरी करके इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदल देता है। सुंदर की बात सुनकर उन्हें भी लगता है कि सच में शेर ही बकरियां उठाकर ले गया होगा, इसलिए ना ही वो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही बकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी बकरियां गायब हुई थी। लेकिन तब सुंदर सोचता है, चलो अब अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब कल से मेरा खुद का मटन शॉप शुरू होगा। चोरी किए हुए बकरियों का मांस बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुंदर ऐसा सोचकर दूसरे दिन से अपना मटन शॉप शुरू करता है। वो अंडरग्राउंड से जितना मांस चाहिए रहता उतना ही बाहर लेकर आकर बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुंदर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, पर उसकी चुराई हुई बकरियां कम हो गई थी। कल के लिए तो उसके पास कोई बकरी नहीं थी। तब वो सोचता है, अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि बकरियां तो कम हो रही है। अब कल के लिए मुझे और बकरियां चुरानी होगी, वरना मांस कहां से बेचूंगा और पैसे कहां से कमाऊंगा। तब उसी रात फिर से सुंदर गांव के घर घर से बकरियां चुराता है और उन्हें अंडरग्राउंड में छुपाता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां गायब देखकर यही सोचते हैं कि वो फिर से शेर जंगल से आ गया होगा और वही बकरी उठाकर ले गया होगा। इधर सुंदर भी खुशी से अपना दुकान शुरू करता है कि तभी वहां गांव का बादल नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अरे सुंदर, कल मैंने मटन के लिए तुम्हें पूछा तो तुमने कहा कि मटन नहीं है, फिर आज ये अचानक मटन कहाँ से ले आया? वैसे तुम्हारी बकरियां भी कहीं नहीं दिखाई देती। कहाँ रहती है वो? कहाँ रखते हो उसे? अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं उन बकरियों को कहीं पे भी रखूं, जमीन में गाड़ के रखूं या आसमान में छुपा के रखूं, तुम्हें उससे क्या? मटन चाहिए तो बोलो। वैसे मेरी बकरियां घास चरने गई है जंगल में, आया बड़ा। तभी बादल को म्या म्या की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कहीं भी बकरियां आसपास दिखाई नहीं देती। तब जाके उसे सुंदर पर शक होता है। वो घर जाता है और सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सुंदर के पास बकरियां तो नहीं रहती, पर फिर भी वो मटन बेचता है। शेर के डर से गांव वाले भी जंगल जाना भूल गए और ये सुंदर है कि अपनी बकरियों को जंगल चरने के लिए भेज रहा है।
लगता है ये शेर इस सुंदर का बनाया हुआ कोई ड्रामा है। अब तो मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। तब बादल चुपके से सुंदर पर नजर रखने लगता है। एक रात बादल सुंदर को बकरी को चुराते हुए देख ही लेता है। इतना ही नहीं बल्कि उसका पीछा करते हुए वो सुंदर को अंडरग्राउंड में जाते हुए भी देख लेता है। तब जाकर बादल को सुंदर की असलियत का पता चल जाता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देखना सुंदर, कैसे मैं तुम्हारे ड्रामे में तुम्हें ही फंसा देता हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बादल शेर शेर कहते हुए सुंदर के घर के पास आता है। सुंदर डर के मारे घर के बाहर आता है। बादल के साथ गांव के लोग भी रहते हैं। तब उन सबको देखकर बादल कहता है, अरे सुंदर, अभी अभी मैंने शेर को तुम्हारे घर के पास आते हुए देखा है। एक बार तुम भी अपने बकरियों को देख लो, नहीं तो वो शेर सबको उठाकर लेके जाएगा या किसी को घायल कर देगा। क्या यहाँ शेर आया? अरे बाप रे, मेरी बकरियां। चलो, इसके पहले कि वो मेरी बकरियों को मारे, हम शेर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब सुंदर डर के मारे ये भूल जाता है कि उसकी बकरियां तो अंडरग्राउंड में है और वहां शेर नहीं जा सकता। सुंदर हड़बड़ाहट में बादल के जाल में फंसी जाता है। वो जल्दबाजी में अंडरग्राउंड का दरवाजा खोल देता है और सबको लेकर अंडरग्राउंड जाता है। अरे बादल, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मैंने कब कहा कि शेर अंडरग्राउंड आया है? अरे असल में तो शेर है ही नहीं। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा। पर मैं तुम्हें सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए यह शेर का बहाना किया, समझे? वैसे सरपंच जी, ये कोई अनाथ नहीं है। ये तो एक नामी चोर है, नामी चोर। मैंने इसके गांव जाकर इसकी सारी जानकारी हासिल की कि कैसे गांव वालों ने इसे मार मार कर उस गांव से बाहर हकाल दिया था। ये सब सुनकर गांव वालों को सुंदर के असलियत पता चल जाती है। गांव वाले अपनी अम्मी बकरियों को पहचान कर घर ले जाते हैं, पर सुंदर के इस झूठ के लिए और उसके चोरी के लिए सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुंदर को उसके किए की सजा मिलती है और उस दिन के बाद से गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं।